और 10-12 दूल्हे बन के घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ओसिया के अंदर। आरएलपी को जरूरत ही नहीं है बीजेपी का साथ लेने के लिए। आरएलपी में तो ये तो एमएलए होंगी, लेकिन जब मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अकेले कार्यकर्ता दिखा दिए। ये तो एक एमएलए है। लोगों को संगठन का डर था कहीं न कहीं, क्योंकि किसी की टिकट कट जाती, किसी के कुछ और धंधे बंद हो जाते, जो सरकारों में बैठे काम लड़ाई लड़ा। हनुमान जी की राजपूत समाज के बड़े नेताओं या बड़े संगठन के पदाधिकारियों से नहीं बनती होगी, लेकिन आम राजपूत आज भी ये कहता है कि हनुमान बेनीवाल लड़ता है, वो 36 कौम के लिए लड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराता हूं, आरएलपी के युवा मोर्चा के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष छोटू कैलाश गोदारा से। अभी आरएलपी के एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में सबके सामने आ रहे हैं और ओसिया विधानसभा है इनकी, तो बात करेंगे ओसिया विधानसभा से ही और भी बहुत सारी जो आरएलपी पार्टी से जुड़ी हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले आज बात करते हैं आज का जो जेएनयू के अंदर प्रोग्राम हुआ था, तो उसके अंदर बता रहे हैं ये तो सभी पार्टियों का प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम सबके लिए है, कोई आरएलपी का प्रोग्राम है नहीं। फिर आखिर हमने आज देखा कि बाकी कोई नेता नहीं दिखा और जो लोग दिखे वो सब आरएलपी के झंडे के नीचे दिखे और आरएलपी के कार्यकर्ता और आरएलपी के नेता दिखे। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जब हनुमान जी बेनीवाल जब इस विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र नेता आंदोलन कर रहे थे जयपुर में, और जब 7-8 दिन से उनको पूछने वाला नहीं मिला, तो हनुमान बेनीवाल वहाँ गए और उनका अनशन तोड़ाया। और वहाँ भी हनुमान बेनीवाल ने तमाम पार्टी के नेताओं से अनुरोध किया था कि भाई हम सब मिलकर लड़े और बिना झंडे के चुनाव, इस छात्र संघ की लड़ाई लड़े, जो छात्र संघ के चुनाव बंद किए इस सरकार ने। फिर भी अगर कोई आगे नहीं आया तो फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो ने तमाम छात्र नेताओं जो लड़ाई लड़ना चाहते थे उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा निश्चित तौर पे आप अपने झंडे के साथ इस लड़ाई को लड़े। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पिछले 2-3 दिन से कार्यकर्ता और तमाम छात्र नेता, जो जेएनयू के छात्र नेता, उनसे हमने संपर्क किया। तमाम लोगों के कोई जाति धर्म नहीं देखे, किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं या किस पार्टी से आते हैं, तमाम लोगों से हमसे संपर्क किया। और ये छात्र हितों की लड़ाई है। जब आप अपने खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते हो तो फिर छात्रों की लड़ाई कैसे लड़ेगी? तो तमाम लोगों ने कहा निश्चित तौर पर हम साथ हैं। और जो बात आप बोल रहे हो कि जो आरएलपी से जुड़े हुए लोग थे, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों को संगठन का डर था कहीं न कहीं, क्योंकि किसी की टिकट कट जाती, किसी के कुछ और धंधे बंद हो जाते। जो सरकारों में बैठे काम लड़ाई लड़ना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और तमाम छात्र शक्ति जरूर थी। छात्र नेता जरूर दूसरी पार्टियों के कम दिखे, लेकिन छात्र शक्ति तमाम साथ थी। तो बात करते हैं ओसिया विधानसभा की। तो फिर ओसिया विधानसभा में आरएलपी का रुख किस प्रकार रहेगा? क्या आरएलपी अपना उम्मीदवार उतारेगी या फिर किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करेंगी? और जो भी पिछली बार जैसे हुआ था, दिव्या जी का समर्थन कर दिया था, और इस बार ये तो श्योर है कि दिव्या जी का समर्थन नहीं करेंगे, तो फिर आखिर क्या होने वाला है? आपने तो देखा होगा ये तो करीबी से। नहीं, बिल्कुल समर्थन की कहीं बात ही नहीं है। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रदेश की तमाम सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और ओसिया मारवाड़ में तो ओसिया और मारवाड़ को लेकर तो हम पूरे श्योर है कि यहाँ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़नी है, और यहाँ से बड़ी मजबूती हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मिलेगी, क्योंकि जो लोगों को मन बना चुके हैं, इन दोनों पार्टियों से उब चुके हैं। और मारवाड़ तो एक तरफ पूरा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ ही चलेगा मारवाड़, तो मैं आपको बताने देना चाहता हूँ। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ओसिया के अंदर मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी क्यों नहीं लड़े? जब पिछले 4.5 साल से जनता के कोई भी मुद्दे हो, जब गाय के लंपी बीमारी आई या किसानों को बिजली वाले परेशान करे, जब बिजली कटौती, अघोषित कटौती चल रही थी, उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने धरना प्रदर्शन किए और विपक्षी की भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी तो उस समय कभी विपक्ष में भी नहीं थी। अब जब चुनाव लगे आए हैं और 10-12 दूल्हे बन के घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ओसिया के अंदर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम सीटों पे चुनाव लड़ेगी और निश्चित तौर पे ओसिया में चुनाव लड़ेगी। और मजबूत से इस दोनों पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जनप्रतिनिधि इस सीट से चुनकर इस विधानसभा के अंदर जाएगा। लेकिन देख रहे हैं कोई ऐसा सक्रिय व्यक्ति है नहीं, तो फिर टिकट किसको देंगे? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में तमाम नेता सक्रिय होता है। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता ही हूँ, जो मेरे को भी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो के मंच पर अगर कोई बोलने का मौका मिलता है, तो मेरे जैसे नॉर्मल कार्यकर्ता को वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में मिलता है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी उम्मीदवार के भरोसे नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जब वोट देने जाएंगे या जब चुनाव आएंगे, तो उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ रहेगी कि बोतल का सिंबल कहाँ लगा हुआ है। जहाँ ईवीएम मशीन पर बोतल का सिंबल नजर आएगा, उस पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोग और जवान किसान इस बार बदलाव का वोट, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तमाम बोतल के सिंबल पे उस बदलाव का वोट देंगे।
तो हमारा उम्मीदवार बोतल का सिंबल है, इसलिए आप उम्मीदवार की चिंता नहीं करें। कोई लोगों के वहम पाल रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे और उनके नहीं होने से हमें फायदा होता, तो वो समय रहते अपना वहम को निकाल दे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मैं निश्चित तौर कह रहा हूँ ओसिया की जनता हमें हमारे कामों को देखकर हमें हमारे साथ देगी जरूर, इतना हमें भरोसा है इस ओसिया की जनता पर। हाँ, अपन ने 3 दिन पहले देखा था दिव्या मदेरणा ने एक जन संवाद किया था बाना का बास में, लेकिन वहाँ पर खेमाराम जी बाना ने उनका विरोध भी किया था नाम पट्टिका को लेकर। लेकिन न्यूज़पेपर में हमने देखा कि आरएलपी और भाजपा साथ में मिलकर दिव्या का विरोध किया था। क्या आरएलपी भी साथ में थी या फिर ये क्या मामला है? नहीं, आरएलपी के कोई कार्यकर्ता साथ में नहीं थे। आरएलपी को जरूरत ही नहीं है बीजेपी का साथ लेने के लिए। आरएलपी में तो ये तो एमएलए होंगे, लेकिन जब मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने की जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अकेले कार्यकर्ता दिखा दिए। ये तो एक एमएलए है, तो हमें जरूरत नहीं किसी के साथ की। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अगर कोई आह्वान कर दिया और उसका विरोध होके रहा है, ये ऐसे छोटी मोटी काम हमने नहीं की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कभी भी। एक प्रधान प्रतिनिधि को अगर उठा के गिरफ्तार कर दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता देखते रह गए। इस चीज को भी आपको समझना होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने कोई भी आह्वान कर दिया हो कि इस चीज का विरोध करना, तो वो होके रहेगा। एक घटना आपको रात की भी बताता हूं। इस जेएनयू परिसर के अंदर रात को 11 बजे जो परमिशन हमको दे रखी थी आज के प्रोग्राम की, उसकी रात को 11 बजे इस वीसी ने परमिशन किसी कहने के कांग्रेसी नेताओं के कहने पे इस परमिशन को रद्द कर दिया। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आज सभा हुई ना, रोक के दिखा देते सभा। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता या नेता जो चैलेंज करता है, उस चैलेंज को सफल बनाने की अहम भूमिका रहती है। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं की वजह से रहती है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत है, लड़ाके हैं और हर अपनी बात को सच्चाई से कहने वाले लोग हैं उसके अंदर। लेकिन काफ़ी कांग्रेस के और बाकी लोग भी बता रहे हैं कि ओसिया में तो आरएलपी का कोई वजूद है ही नहीं। देखो, इस बात का जवाब तो जनता देगी, और जनता ने अगर वजूद नहीं होता तो बनाते प्रधान। अभी पंचायत समिति के चुनाव हुए, तीनों प्रधान बनाते। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बावड़ी में प्रधान बना, और तिउरी में भी हमारे सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का प्रधान बना, और ओसिया में भी हमारे सहयोग से बना। और कांग्रेस का अगर आरएलपी का वजूद नहीं होता तो कांग्रेस के तो एमएलए थे, सत्ता में थे, सरकार में थे, बना लेते प्रधान। तीनों छोड़ो, एक तो बना लेते। तो वो एक उप प्रधान तक नहीं बना पाए आप, तो प्रधान की बात छोड़ो। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने तो 60% सीटों पे चुनाव लड़े और 32,000 के करीब ओसिया विधानसभा के अंदर वोट लेने का काम किया, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। जब हम 60% सीटों पे चुनाव लड़के अगर 32,000 वोट ले सकते हैं, तो विधानसभा चुनाव तो एक आर पार का चुनाव होगा और तमाम क्षेत्र में चुनाव होगा। तो उस हिसाब से अगर जब हम उस कंडीशन में 50,000 वोट ले सकते हैं, तो फिर तो अभी सरकार, कुछ लोग दबाव में कारण वोट देते हैं पार्टियों को। जैसे मतलब पंचायत चुनाव जैसे बीच में हुए तो लोग सोचे कि हमारा काम नहीं होने देंगी, कि हमारे को और तरीके से परेशान करेगी, कि किसान कौम बड़ी कौम है, इनको डरा दिया जाता है कि भाई आपको विजिलेंस ले आएंगे, आपके वो प्रॉब्लम कर देंगे, पानी की जो टंकी दी हुई है वो रद्द कर देंगे, या दिया हुआ काम रद्द कर देंगे। इस प्रकार की भावना, जो गलत भावना सत्ता पक्ष के लोग फैलाते, तो उससे किसान वर्ग डिवाइड हो जाता है और वोट ज्यादातर सत्ता पक्ष के पक्ष में जाता। तो आम चुनाव में तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और 70,000 प्लस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के वोट है ओसिया विधानसभा के अंदर। लेकिन बात करते हैं, काफ़ी जगह सुनने में आया है कि आरएलपी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी या बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगी। तो आखिर पूछना चाहूँगा, आखिर कितनी सीटों पर इस बार चुनाव लड़ाने की आकांक्षा है? देखो, ये लोगों के कयास हैं और विरोधी लोग कयास लगाते रहेंगे कि उनके साथ करेगी, उनके साथ करेगी, जबकि हमारे सुप्रीमो ने पिछले कई प्रेस वार्ताओं में ये स्पष्ट कर दिया है कि इस बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से कोई गठबंधन की गुंजाइश नहीं है, कोई गठबंधन नहीं होगा। हाँ, जरूर हम हमारे समान विचारधारा के दलों से गठबंधन करेंगे, जो छोटे दल है और जवान किसान की बात करते हैं, किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं अपने अपने बेल्ट में, जैसे ट्राइबल बेल्ट हो गए, अलग अलग बेल्ट हो गए। तो उस हिसाब से अगर दलितों की कोई पार्टी और दलितों की हित की लड़ाई लड़ती है, तो उनके साथ तमाम हम गठबंधन करने के लिए तैयार भी हैं और निश्चित तौर पे करेंगे। उनसे उस जो वोट बिखरता है ना, उस वोट को इस बार बिखरने नहीं देंगे। ये हमारी प्रमुख रणनीति है और उस रणनीति पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी काम कर रही है। और गठबंधन होगा तो भी 150 प्लस के करीब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन पिछले दिनों अपन ने देखा था बजरी धरने वगैरह चल रहे थे, तो फिर राजपूत समाज की तरफ से एक ये भी बात आई कि ये तो एक जातिवाद कर रहे हैं, जातिवादी नेता है। तो इस बारे में आप क्या कहोगे?
देखो वो तो राजपूत समाज, उसमें राजपूत समाज नहीं थे, उसमें कुछ संगठन थे जो राजपूत समाज के थे। समाज उसको नहीं बोल सकते। संगठनों की दुकानें बंद हो रही थी धीरे धीरे, तो उनकी दुकानें चालू करने के लिए उन्होंने ऐसा बोला। बाकी बजरी अगर सस्ती होती तो क्या सिर्फ जाट समाज को सस्ती मिलेगी क्या? हनुमान जी ने तो इन राजपूत जो भामाशाह है हमारे भाई मेघराज सिंह, उसको बाड़मेर की धरती से चैलेंज किया था कि आप राजपूत समाज के लिए अगर इस राजस्थान के अंदर बजरी फ्री कर दो, मैं मेरा आज ही वापस ले लेता हूँ, यहाँ से ही ले लेता हूँ। कर लेना चैलेंज स्वीकार, अगर आप इतने ही राजपूतों के हितैषी बन रहे हो तो। नहीं तो हनुमान बेनीवाल ने जो भी लड़ाई लड़ी वो तमाम 36 कौम की किसान वर्ग की लड़ाई थी। जैसे बजरी का हो, टोल का हो, किसान का कर्ज माफ हो, बिजली माफ हो, तमाम लोगों की होती। टोल माफ होता तो क्या एक जाति का टोल होगा क्या? जाति पूछ के टोल थोड़े लेता है। तो ये चीजें तो आम लोगों को समझना होता है कि कौन जातिवाद की बात करता है और कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। राजपूत समाज का ही मामला था जब भूंगरा त्रासदी हुई, जैसी ऐसी घटनाएं आपने देखी नहीं इस क्षेत्र में, और बहुत निंदनीय घटना हुई। और उस घटना के अंदर अगर कोई पहला नेता आने वाला था इस हॉस्पिटल के अंदर आया तो वो हनुमान बेनीवाल आया। और जहां घटना हुई 4 बजे की घटना हुई और 5 बजे हमारे एमएलए पुखराज जी गर्ग घटना स्थल पर पहुंच गए थे। और उस बात को यहाँ से जोधपुर से देख के इस राजपूत समाज को भरोसा दिला के गए थे कि मैं जैसे ही दिल्ली में जाऊंगा, जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा तो मैं इस बात को लोकसभा के अंदर उठाऊंगा। और हनुमान जी ने उस बात को उठाया था। जब बात नागौर के तनिष्क राजपूत की थी, जब उसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की आर्थिक आवश्यकता थी, वो आर्थिक परिस्थिति में उसका परिवार नहीं था, तो ऐसे मदद के लिए सरकारों के पास एक अलग से फंड होता है, उस फंड से उस मदद कर सकते। तो हनुमान बेनीवाल ने वो भी उस लोकसभा के अंदर उठाया कि मेरे प्रदेश का, मेरे क्षेत्र का एक राजपूत परिवार का बेटा जो इस बीमारी से ग्रस्त है और उस बीमारी के कारण इलाज का खर्च करीबन 16 करोड़ रुपए आ रहा है, जो परिवार उस खर्च को वह नहीं कर सकता और सरकार उस खर्च को करे और उस बच्चे को जान से बचाया जाए। तो वो राजपूत समाज का नहीं था। हाँ, हनुमान जी की राजपूत समाज के बड़े नेताओं या बड़े संगठन के पदाधिकारियों से नहीं बनती होगी, लेकिन आम राजपूत आज भी ये कहता है कि हनुमान बेनीवाल लड़ता है, वो 36 कौम के लिए लड़ता है और हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ में थे छोटू कैलाश जी गोदारा। यदि आप इनकी बातों से समर्थन करते हो और यदि इनकी बातें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यदि आपका कोई ऐसा प्रश्न रहा है जो पूछना चाहते हो या फिर इनसे जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। फिर मिलेंगे इसी प्रकार धमाकेदार एक नए इंटरव्यू के साथ। मैं राकेश गोदारा, आप देख रहे हो RCR मीडिया प्लेटफॉर्म।